टारगेट सैल्यूट गाइस। आज हम क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। पिछले पार्ट में हमने इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था और आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। अब हम समझते हैं कि प्रोसेस की वर्किंग क्या है। हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? क्या होता है, सारे वार्ड काउंसिलर्स मिलते हैं साथ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हर वार्ड काउंसिलर इंश्योर करता है कि उनके वार्ड्स की जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी काउंसिल के सामने रखी जाएं कि भाई मेरे जो लोग हैं, मेरे वार्ड के लोगों को ये रिक्वायरमेंट है, उनको ये प्रॉब्लम है। फिर इस पे डिसीजन लिए जाते हैं और लास्ट स्टेप होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है। वो मेक श्योर करते हैं कि ये जो डिसीजंस लिए गए हैं इनको हम पूरा करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बजट कैसे एलोकेट होता है। काम मालूम पड़ गए, डिसाइड भी हो गया। नाउ व्हेन ऑल द वार्ड काउंसिलर्स मीट, सो दे मेक अ बजट और उस बजट के हिसाब से पैसे खर्च किए जाते हैं। तो बजट बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है? वार्ड काउंसिलर्स की। जो डिसीजन ले रहे हैं वो ही बजट बना रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने पैसे कहाँ से मिलते हैं। मतलब बजट तो बन गया, लेकिन फंड्स भी तो होने चाहिए बजट में स्पेंड करने के लिए। सो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी। ऑब्वियसली बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी इतनी बड़ी सिटी को मेंटेन करने के लिए। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलग अलग तरह से मिलते हैं। सबसे पहली बात टैक्स। हमें इस पैराग्राफ से ये मालूम पड़ रहा है कि टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स वो पैसे होते हैं जो लोग देते हैं गवर्नमेंट को उन सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो जिनके पास भी अपने घर होते हैं वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं और वाटर और दूसरी सर्विसेज पे भी टैक्स पे करते हैं। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा टैक्स। तो जितने भी प्रॉपर्टी टैक्स से पैसे आते हैं दैट फॉर्म्स अराउंड 25 to 30% ऑफ द अर्निंग्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसका 25 से 30% पैसा प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से आता है। फिर उसके अलावा एजुकेशन और दूसरी एमिनिटीज पे भी टैक्सेस होते हैं। अगर कोई होटल्स या शॉप्स या कोई भी और कमर्शियल आउटलेट ओन करता है तो उसके ऊपर भी टैक्स पे किया जाता है। इनफैक्ट एंटरटेनमेंट टैक्स भी होता है। आप जो मूवी टिकट खरीदते हो उस पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस पर भी टैक्स लिया जाता है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी टैक्सेस भी हैं और उसके अलावा बहुत सारे जनरल टैक्सेस भी हैं और ओवरऑल इन टैक्सेस से ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फंडिंग होती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं वहां पे, तो उसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए वहां पे उसको डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, गार्डन्स के लिए डिपार्टमेंट, रोड्स के लिए, सैनिटेशन के लिए, हर चीज के लिए डिपार्टमेंट्स हैं। जब गार्बेज की बात हो रही है तो स्टोरी जो है उसमें गार्बेज को लेके एक अलग से सेगमेंट बनाया गया है, उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है। काफी बार ऐसा होता है कि गार्बेज कलेक्शन के डिपार्टमेंट्स तो हैं, लेकिन हमें स्ट्रीट्स पे फिर भी गार्बेज दिख जाता है, कूड़ा पड़ा हुआ दिख जाता है स्ट्रीट्स पे, है ना। तो गार्बेज अगर कलेक्ट ना हो और एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। डॉग्स, रैट्स, फ्लाइज, इनको भी अट्रैक्ट करता है, डिजीजेस भी कॉज करता है। तो स्टोरी में ये दिया गया है कि जो नेबरहुड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं वहां पे भी पहले बहुत सारा गार्बेज पड़ा रहता था स्ट्रीट्स पे, इतना कि बच्चे बाहर खेलने नहीं आ पाते थे, बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस नेबरहुड की, उस लोकेलिटी की जो भी विमेन थी वो वार्ड काउंसिलर के पास गई उनसे कंप्लेन करने के लिए। वार्ड काउंसिलर ने 2-3 काम किए। सबसे पहले उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कमिश्नर के पास जाएंगे इस बात को लेके और इस मैटर को सॉर्ट आउट कराएंगे। सेकंड, उन्होंने कहा कि आप जाइए वापस अपनी लोकेलिटी में और जितने भी अडल्ट्स हैं वहां पे उनसे एक पिटिशन साइन करवा के लाइए, ये स्टेट करते हुए कि हाँ भाई गार्बेज नहीं कलेक्ट हो रहा। तो अगर पूरी लोकेलिटी का साथ होगा, उसमें सबका सिग्नेचर होगा तो ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, ज्यादा आसानी से काम हो जाएगा। और तीसरा, उन्होंने सजेशन दिया कि जो लोकल सैनिटेशन इंजीनियर है उसको भी अपने साथ ले चलते हैं, तो वो डायरेक्टली कमिश्नर से बात कर लेंगे और उनको समझा पाएंगे कि सिचुएशन कितनी खराब है। तो कौन कौन गया कमिश्नर से मिलने? दैट लार्ज ग्रुप ऑफ विमेन जो नेबरहुड से थे, वार्ड काउंसिलर और सैनिटेशन इंजीनियर। फिर कमिश्नर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनके पास इतने सारे पिकअप ट्रक्स नहीं है गार्बेज के लिए और इसीलिए उनकी लोकेलिटी में जल्दी गार्बेज नहीं कलेक्ट हो पा रहा है। फिर थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ एज यूजुअल और उसके बाद कमिश्नर ने ये अग्री किया कि वो इस सिचुएशन पे इमीडिएटली ध्यान देंगे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? गार्बेज अभी भी साफ नहीं हुआ था। कमिश्नर ने प्रॉमिस तो कर दिया था लेकिन वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। तो उसके बाद लोकेलिटी के जो लोग थे उन्होंने और प्रोटेस्ट किया, ज्यादा बड़ा प्रोटेस्ट किया और फिर सैनिटेशन सर्विसेज जो हैं वो उस लोकेलिटी में रेगुलर हो गई, सिचुएशन इंप्रूव हो गई, मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। स्टोरी का एंड कैसे हुआ? एक लेडी थी गंगाबाई, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था जिसकी वजह से उस लोकेलिटी में सैनिटेशन सर्विसेज जो हैं, गार्बेज को उठाने की, कूड़े को उठाने की जो सर्विस है वो रेगुलर हो पाई और इसीलिए गंगाबाई को बहुत ज्यादा लव और रिस्पेक्ट करते थे लोकेलिटी के लोग। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लोकेलिटी में, द सिस्टम ऑफ हैविंग 2 डस्टबिन्स, जिससे आप घर के वेस्ट को सेग्रीगेट कर सकते।
रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम अपना वेस्ट जो है, हमारे घर से जो वेस्ट आ रहा है, अगर हम उसको खुद ही सेग्रीगेट कर दें तो गार्बेज कलेक्शन ज्यादा आसान हो जाता है और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, और इससे हमारी जो स्ट्रीट्स हैं वो भी ज्यादा अच्छे से साफ रह पाती हैं। तो बहुत ही छोटा सा स्टेप किया उन्होंने, हर घर में 2 डस्टबिन, 1 फॉर रिसाइक्लेबल स्टफ जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो एंड 1 फॉर नॉन रिसाइक्लेबल स्टफ जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। जब रिसाइकलिंग की बात हो ही रही है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मॉडर्न और एकदम इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है रिसाइकलिंग का, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। रिसाइकलिंग कोई भी नई चीज नहीं है। ट्रेडिशनली भी इंडिया में रिसाइकलिंग होती आ रही थी। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, हम लोग, हमारे जो घर के लोग हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, वो लोग भी कब से रिसाइकलिंग कर रहे थे। जैसे कि पेपर, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, इन सब को, जिनको हम हिंदी में कबाड़ी वाले कहते हैं, जो लोग कबाड़ी लेके जाते हैं, वो लोग आगे चल के इसको रिसाइकिल कर देते हैं। सो द कबाड़ी वालास प्ले अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर, इंक्लूडिंग आपकी जो बुक्स या नोटबुक्स होती हैं, अगर आप वो भी रद्दी में बेचते हैं, कबाड़ी वाले को बेचते हैं, तो वो भी रिसाइकिल हो जाती है। इसके अलावा एक और नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में। काफी सारी म्युनिसिपैलिटीज के जो कमिश्नर्स हैं पूरी कंट्री में, उन्होंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लिया है गार्बेज कलेक्शन के प्रोसेस के लिए। इसको कहा जाता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर मैंने आगे किसी और को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपने अंडर में। सो दैट मीन्स सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो ये गार्बेज कलेक्शन का काम किसका था? म्युनिसिपैलिटी का। लेकिन अगर उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इतने फंड्स नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दे दिया, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो जो काम पहले गवर्नमेंट वर्कर्स कर रहे थे वो अब प्राइवेट कंपनी कर रही है, और म्युनिसिपैलिटी अपने अंडर में वो काम करवा रही है उस प्राइवेट कंपनी से। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम करते हैं, इनको गवर्नमेंट वर्कर्स से कम पेमेंट देनी पड़ती है और इनके जॉब्स भी टेम्पररी होते हैं, परमानेंट जॉब्स नहीं होते हैं। तो इससे म्युनिसिपैलिटी के कम फंड्स खर्च होते हैं। गार्बेज कलेक्शन जो है ये थोड़ा डेंजरस काम भी होता है, क्योंकि आप इतने सारे डर्ट और फिल्थ से डील कर रहे होते हो। लेकिन इसमें एक सैड बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, इनको वो सेफ्टी मेजर्स नहीं मिल पाते गार्बेज से डील करते वक्त जो इनको मिलने चाहिए। सो ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में गार्बेज कलेक्शन की। और इसी से रिलेटेड एक सिटी का एग्जाम्पल है, द सिटी ऑफ सूरत। बहुत ही खूबसूरत सिटी है, लेकिन 1994 में ये इतनी खूबसूरत नहीं थी। यहाँ प्रॉब्लम क्या थी? एक प्लेग स्केयर हो गया था। प्लेग क्या होता है? ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है जो गंदगी से और रैट्स से, ऐसी चीजों से फैलती है। तो उस समय के टाइम पे सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। जितने भी हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स थे, वो सब अपना गार्बेज पास की स्ट्रीट में या नाले में डंप कर देते थे, और स्वीपर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उसको साफ करना, सारे गार्बेज को कलेक्ट करना। इसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उस समय उतनी बार गार्बेज नहीं कलेक्ट करते थे जितनी बार उनको करना चाहिए। इससे क्या हुआ, सिचुएशन वर्स होती गई और वो सिटी इतनी गंदी हो गई कि वहां पे बीमारी का खतरा बहुत ज्यादा फैल गया। प्लेग में क्या होता है? प्लेग जो डिजीज है ये एयर से स्प्रेड होती है, हवा से स्प्रेड होती है, और जिन भी लोगों को प्लेग हो जाता है उनको आइसोलेशन में रखना पड़ता है। सूरत में ऐसा हुआ था उस टाइम पे कि बहुत सारे लोगों की लाइफ्स चली गई थी। वो इस गंदगी से इतने बीमार पड़ गए थे कि उनकी डेथ हो गई, और अराउंड 3 लाख लोगों ने, 300,000 मतलब 3 लाख लोगों ने वो सिटी छोड़ दी। वो डिजर्टेड सिटी हो गई। तो इन सब का रिजल्ट ये हुआ, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हुई, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने इस बात पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सिटी को क्लीन रखना स्टार्ट कर दिया, और वो टाइम था और आज का टाइम है। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हर सिटी ऐसी साफ रहे, और हम लोग को भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना चाहिए। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया है गाइस तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हमें बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। I'll see you guys next time with the next chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.